यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। आज मैं पॉलिटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का पार्ट 5 लेकर आया हूं। पिछले एक सप्ताह मैंने ये पॉलिटी एमसीक्यू टेस्ट की पार्ट 5 नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मैं एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चला रहा था। ठीक है, तो आज मैं पॉलिटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज पार्ट 5 लेके आऊंगा। याद रखिएगा, ये एक न्यू चैनल है, बहुत को कम सब्सक्राइबर देख करके जिसे छोड़कर चले जाते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। मैं जितने भी एमसीक्यूज करवाता हूं, मैं उसे हर एक पॉइंट को डील करता हूं, ताकि एक एमसीक्यूज 3 एमसीक्यूज के बराबर हो। एक बात और याद रखिएगा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाता हूं, इसे किसी भी भाषाई क्षेत्र के लोग देख सकते हैं, ताकि हिंदी में भी उन्हें समझ में आए और इंग्लिश में भी उन्हें समझ में आए। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो लाभदायक है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, इवन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी ये लाभदायक होगा। याद रखिएगा, यूट्यूब पर IQ अड्डा जाकर के सर्च करिएगा, ये येलो वाला लोगो देखकर ही आप इसे सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज पॉलिटी के पार्ट 5 का। आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है व्यवहारवाद क्या है, मतलब बिहेवियरिज्म क्या है, वो कहता क्या है, किस पर बल देता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है एक मनोदशा है, दूसरा ऑप्शन है एक अनुनयन है, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए, यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इसे जानते होंगे। सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन डी, ये नहीं होगा। ठीक है, मनोदशा अनुनयन, इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। देखिए, मनोदशा क्या होता है? मन की मनोविचार होता है ना, जो भाव का मनोविचार, आपके विचारों में क्या इमेजिनेशन आ रहा है, किसी पार्टिकुलर विषय के बारे में आपने क्या सोच रहे हैं, आपके विचार क्या है, सिद्धांत क्या जन्म ले रहे हैं। दूसरा अनुनयन क्या होता है? समझ, उस विचार से संबंधित समझ क्या बन रही है, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट में, परिस्थिति के एस्पेक्ट में, समय काल के एस्पेक्ट में, जगह के एस्पेक्ट में, तो हर एक समग्र देख करके ये चलता है व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद बल देता है तथ्यों पर, मतलब प्रैक्टिकल वैज्ञानिक तथ्य पर वो बल देता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है उस पर मैं देखूंगा। जबकि परंपरावादी आदर्शवादी कहते थे कि नहीं, जो इमेजिनेशन में चलता है, प्रकृति जो कहता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन व्यवहारवाद ऐसा नहीं कहता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। ये परिसीमन आयोग एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में मैं बताता हूं। पहले देखते हैं, ऑप्शन है आपके पास, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है गृह मंत्री, तीसरा ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयोग और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। देखिए, परिसीमन आयोग होता क्या है? परिसीमन आयोग को भारतीय सीमा आयोग भी कहते हैं। याद रखिएगा, परिसीमन आयोग को भारतीय सीमा आयोग भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सीटों की संख्या के आवंटन, मतलब बंटवारे, और क्षेत्रों में उनके सीमांकन, मतलब क्षेत्र कहां तक फैलेंगे, कहां तक उसके क्षेत्र जाएंगे, का काम किया जाता है। इसका गठन सरकार हर 10 साल में करती है। याद रखिएगा, परिसीमन का गठन सरकार हर 10 साल में करती है। तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? ऑब्वियस वाली बात है, जब यहां जनसंख्या, भारतीय सीमा और क्षेत्र और सीटों की संख्या के आवंटन की बात हो रही है, तो अर्थात ये चुनाव से संबंधित है, और चुनाव से संबंधित है तो इसका ऑप्शन जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक सर्विस कमीशन में, रेलवे में, यूजीसी नेट में, हर एक में आ चुका है इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, यह धारणा निम्न में से किसका है। मतलब कंफ्यूज होना, मतलब और क्या सही है क्या गलत है, कुछ सही ढंग से नहीं विचार कर पाना, उससे बेटर है कि तुम आप गलत ही हो जाओ या एकदम अच्छे हो जाओ। परफेक्ट चलना, ऑब्जेक्टिविटी आपका परफेक्ट होना चाहिए। तो इस विचारधारा को कौन मानते थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है बहुलवादियों की विचारधारा है, व्यवहारवादियों की विचारधारा है, तीसरा ऑप्शन है उत्तर व्यवहारवादियों की विचारधारा है, और चौथा ऑप्शन है उदारवादियों की विचारधारा है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ये सीधा सीधा आंसर है हाँ या ना में व्यवहारवादी करते हैं, विज्ञान पर बल देते हैं। वो राजनीति शास्त्र को उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर परिभाषित करने पर जोर दिया, बल दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यवहारवादी। याद रखिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन गलत मत करिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसने सिविल सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी। मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसने सिविल सेवा परीक्षा आरंभ किया था। आपके पास 4 ऑप्शन, ये डायरेक्ट पूछा गया, इसमें कोई तामझाम नहीं है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ब्रिटेन, चौथा अमेरिका। इसका आंसर क्या होगा?
देखिए इसका आंसर होगा चीन, याद रखिएगा। अब बात करता हूं मैं भारत के बारे में। भारत में कब सिविल सेवा परीक्षा आरंभ हुई थी? याद रखिएगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था चल रही थी, एक तरह से मोनार्की सिस्टम, कॉलोनी सिस्टम तो था ही, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा लागू करवाना शुरू की थी। और पर्सनली पूछा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा आरंभ की गई थी। याद रखिएगा सरकारी स्तर पर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भारत में स्टार्ट हुआ था, उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। तो भारत के संदर्भ मैंने बताया और चीन के संदर्भ में एक जिसने पहली बार सिविल सेवा परीक्षा स्टार्ट किया था, शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है 45, कहता है सांप्रदायिकता क्या है? संप्रदाय, कम्युनिज्म क्या है? आपके पास पहला ऑप्शन है संकीर्ण विचारधारा, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक विचारधारा, तीसरा ऑप्शन है व्यापक विचारधारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। आप जिन्हें पढ़ा होगा तो पता होगा। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं ये सांप्रदायिकता होता क्या है। सांप्रदायिकता एक विचारधारा मतलब एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, जिसके अंतर्गत या जिसके अनुसार कोई समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित होता है। याद रखिएगा मतलब एक समाज में अलग अलग धर्म, अलग अलग नस्ल वाले लोग मिल करके एक समाज का जब निर्माण करते हैं तो वो एक सांप्रदायिक होता है। एक समाज में के अंतर्गत अलग अलग विचारधारा के लोग संयुक्त होकर धार्मिक समुदाय में विभाजित होकर के भी रहते हैं, ठीक है। तो सांप्रदायिकता यही है। तो ये क्या एक तरह का संकीर्ण विचारधारा को जन्म देता है। रीजन बताता हूं, यदि एक ही जमीन पर 4 विचारधारा वाले लोग आ जाएंगे तो मतभेद होना तय है। इसलिए ये सांप्रदायिकता एक संकीर्ण विचारधारा है और इस पर करंट अफेयर हमेशा बनता रहता है, डेली न्यूज पर आता रहता है। अभी करंट न्यूज चल रहा है नॉर्वे में, कल इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी के बीच में कुछ विवाद हो गए तो वहां के नेता ने कुछ ऐसा बयान दे दिया था। अभी अमेरिका में चल रहा है नस्लीय का गोरे काले का लड़ाई चल रहा है, भारत में भी देखा जाता है जाति आधार पर खास करके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन नियुक्त करता है? राज्य सरकार का सबसे पहली बात जानिए, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता कौन है? याद रखिएगा। चलिए मैं पहले ऑप्शन देता हूं आपके पास। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख को कौन नियुक्त करता है? सबसे पहली बात मैं बताता हूं, किसी भी राज्य के 2 प्रमुख होते हैं, एक कार्यकारी प्रमुख होते हैं, दूसरे संवैधानिक प्रमुख होते हैं। कार्यकारी प्रमुख वो होते हैं जिनको नियुक्त किया जाता है, अर्थात राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री होता है। लेकिन एक संवैधानिक प्रमुख होता है, केंद्र स्तर पर उसे राष्ट्रपति के दर्जा दिया गया है नाम से और राज्य में राज्यपाल कहा जाता है। तो उसे नियुक्त कौन करता है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, राज्यपाल को राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। अब मैं बताता हूं एक थोड़ी सी बात। अच्छा मैंने बता दिया कार्यकारी और संवैधानिक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से। अच्छा ये क्या है? कहता है सही वाक्य को चुने, मतलब कौन सा वाक्य सही है। पहला देता है आपको सेंटेंस देता है 65 वर्ष तक की आयु तक, दूसरा पॉइंट देता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक। इसमें क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है ए और बी, दूसरा ऑप्शन कहता है केवल 2, तीसरा ऑप्शन कहता है ना 1 ना ही 2 और चौथा ऑप्शन है केवल 1। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। याद रखिएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों का पदभार 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये किस आर्टिकल में आता है। ये आर्टिकल 316 के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा ये आर्टिकल 316 के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहते हैं? ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे प्रश्न पब्लिक सर्विस कमीशन के फेवरेट हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है संघीय विधि मंत्री, दूसरा ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, तीसरा ऑप्शन है विधि सचिव, चौथा ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश। याद रखिए एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिएगा तो यहां पर ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है। संघीय विधि मंत्री भी नहीं होगा, आपने पढ़ा होगा। फिर ऑप्शन 2 बचता है महान्यायवादी और मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर सीधा सीधा है भारत का महान्यायवादी,
याद रखिएगा विधि अधिकारी उसे ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है संसद की कितनी प्रकार की समितियां होती है। संसद में अर्थात समिति का जो निर्माण होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कहता है स्थायी समिति, दूसरा ऑप्शन है तदार्थ समिति, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। आप पढ़े होंगे तो याद रखिएगा डी नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए मैं बताता हूं कैसे होता है ये समितियां कैसे निर्मित हुई। याद रखिए जब भी कोई मैटर होगा तो आप न्यूज में सुनते होंगे एसटीएफ का बात आता है। ये एसटीएफ होता क्या है? इसे कहते हैं स्पेशल टास्क फोर्स, अर्थात कोई भी पार्टिकुलर विवाद के लिए, काम के लिए एक कमेटी टीम बनाई जाती है, उसी को कहते हैं स्पेशल टास्क फोर्स। इसी तरह संसद में होता है। संसद में भी दो तरह के समितियां बनती है, एक स्थायी होती है, जैसे एक पार्टी बना दिया, टीम बना दिया कि फलाना प्रोजेक्ट पर आपने काम करनी है। वो प्रोजेक्ट यदि खत्म हो जाता तो ये टीम खत्म डिसॉल्व नहीं होती है, इसे दूसरा प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन है तदार्थ समिति। ये क्या होता है? जब ये कोई प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू होता है तो एक टीम बनाई जाती है। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, कार्य कंप्लीट हो जाता है, तो वो समिति को डिसॉल्व कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। अर्थात यहां पर दोनों होगा, ऑप्शन ए और बी दोनों, स्थायी समिति भी होती है और तदार्थ समिति भी होती है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार कौन होता है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ग्रुप डी से लेकर के पब्लिक सर्विस कमीशन तक का, हमेशा इंटरव्यूज में भी पूछ देते हैं, क्वेश्चन तो आते ही हैं। इसका ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है भारत का महाधिवक्ता, चौथा ऑप्शन है संसद। याद रखिएगा संरक्षक, संसद क्या करती है? संसद कानून बनाने का निर्माण करती है। याद रखिएगा, तो एलिमिनेशन करना शुरू करेंगे तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब संरक्षक कौन होता है? तो इसका आंसर होगा एक ही है, ऑप्शन बी। सीधा सीधा ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय। जब भी किसी विवाद पर लोग फंस जाते हैं, केस फंस जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय ही समझाती है हमारे प्रस्तावना के आधार पर कि संविधान कहता क्या है, और ये हमारे रीट जारी करने में मदद करती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ओके, आज इतना ही है। आज फिर से मैंने 10 क्वेश्चन ही टाइप कर पाया। हिंदी और इंग्लिश में टाइप करने में टाइम भी लगता है। याद रखिएगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आज सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं लेकर आता हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिन्हें हर कोई को लाभ मिल सके। मेरी मेहनत है, मैं बस ये चाहता हूं आप लोग का कल्याण हो, आप लोगों के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूं। बस आप मुझे मोटिवेट करिए, और मैं मोटिवेट तभी होऊंगा जब आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मैं लेकर आता हूं कल वाले क्लास में। ठीक है, याद रखिएगा IQ अड्डा यूट्यूब पर सर्च करिएगा और येलो वाला लोगो देखकर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।